ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 321। ओलिविया ने अपने मोबाइल फ़ोन पर देखा और पाया कि जिस व्यक्ति से उसने लियोन के बारे में जांच करने के लिए कहा था वह उसे कॉल कर रहा था। बिना समय बर्बाद किए उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? हमने उसके बारे में ठीक से जांच की लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं मिला। हमने जितनी भी रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं उनके अनुसार उस आदमी ने अपनी मौत से पहले अपना ज़्यादातर समय वेश्यालय में बिताया था। एक आदमी ने कर्कश आवाज़ में कहा और आगे कहा, हमने ये भी पुष्टि की है कि पिछले कुछ दिनों में वह तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं मिला। तुमसे मिलने के बाद वह अकादमी वापस चला गया। हम अभी भी उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसने उसे मारा, लेकिन अभी तक हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता लगाने में असमर्थ हैं जिसने उसे मारा। तो कुछ नहीं है? ओलिविया ने झुंझलाहट महसूस करते हुए पूछा कि उसे नहीं पता कि उसने लियोन पर जो श्राप लगाया था वह क्यों सक्रिय हुआ। भले ही हमें यकीन न हो, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हमने पाया है उसके अनुसार हमें संदेह है कि कुछ लोग थे जो लियोन पर नज़र रख रहे थे। अचानक ओलिविया की चिढ़ भरी आवाज़ सुनकर उस आदमी ने कहा। ओलिविया की आंखें उस आदमी की आवाज़ सुनकर तेज़ हो गईं और उसने उसके आगे बोलने का इंतज़ार किया। सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि कुछ लोग हमेशा लियोन का चुपके से पीछा कर रहे थे। हमने उनके विवरण देखे और पाया कि वे टेरा ब्रदर्स नामक एक छोटे भाड़े के समूह के सदस्य हैं। हमें संदेह है कि उन्हें लियोन का पीछा करने के लिए किसी ने काम पर रखा था। उस आदमी की आवाज़ सुनने के बाद ओलिविया कुछ देर चुप रही। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहती हूँ कि उन्हें किसने काम पर रखा है, ओलिविया ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। ठीक है, आदमी ने कहा और कॉल खत्म करने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे एक और बात है। ओलिविया जो कॉल खत्म करने के लिए तैयार थी, उसने उस आदमी की आवाज़ सुनकर भौहें उठाईं और उसके आगे बोलने का इंतज़ार किया। लियोन की मौत के बाद उसी वेश्यालय के बाहर लड़ाई छिड़ गई जिसमें लियोन मृत पाया गया था, और लड़ाई में शामिल लोगों में से एक वास्तव में आतंकवादी समूह का नेता था। ओह, ओलिविया की दिलचस्पी तब बढ़ गई जब उसने उससे सुना, मुझे बताओ क्या हुआ। उसने उससे वह सब कुछ बताने के लिए कहा जो वह जानता था। जल्द ही उस आदमी ने ओलिविया को सब कुछ बता दिया, जिसमें मामले में इवान की भागीदारी भी शामिल थी। उसने उसे ये भी बताया कि उसने जैक को कैसे पीटा, जो आर्केन स्क्राइब्स के गिल्ड मास्टर एडम का बेटा है। जब उसने सुना कि इवान ने जैक को उसके 2 अंगरक्षकों सहित पीटा तो वह दंग रह गई। उसे अभी भी याद है कि कैसे वह व्यावहारिक परीक्षा के दौरान एक बी रैंक राक्षस से भी लड़ने में सक्षम नहीं था। ओलिविया को सब कुछ बताने के बाद उस आदमी ने कॉल समाप्त कर दी। बस 2 महीने बाकी हैं और वह न केवल बी जोड़ रैंक के शिकारियों से लड़ सकता है, बल्कि वह उन्हें बिना पसीना बहाए हरा भी सकता है। ओलिविया ने व्यावहारिक परीक्षा के अंत में इवान द्वारा उससे कही गई बातों के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाया। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वह कमरे की खिड़की की ओर चली गई और बाहर की ओर देखने लगी। तो क्या हुआ अगर वह बी जोड़ रैंक के शिकारियों से लड़ सकता है? बी जोड़ रैंक वाले और ए जोड़ रैंक वाले के बीच का अंतर ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह इतनी आसानी से कवर कर सके, ओलिविया ने कहा और खिड़की से एस्टार्ट शहर को देखा। इसके अलावा उसने बाहर देखना बंद कर दिया और अपने स्टोरेज रिंग से एक बॉक्स निकाला। भले ही वह किसी तरह ए जोड़ रैंक वाले से लड़ने में सक्षम हो, लेकिन शेष 4 महीनों में एक बार जब मैं इस चीज़ का उपयोग करूंगी तो वह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जब इवान ने स्टोरेज रिंग में देखा तो उसने उसके अंदर 2 आइटम देखे। एक बैंगनी काले रंग का कवच था जबकि दूसरा आइटम चांदी के रंग का पेंडेंट था। स्टोरेज रिंग के अंदर कोई हथियार नहीं था और इवान को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। वैलेरी से उसके लिए गॉन्टलेट बनाने के लिए कहने के बाद उसने एलुसिया से यह भी कहा कि वह उस हथियार का आदान प्रदान करे जिसे सेरा उसे एक उपयोगी सहायक प्रकार की कलाकृति के लिए भेजेगी। अपने गोल्ड रैंक गिल्ड के कनेक्शन का उपयोग करते हुए एलुसिया के लिए एक हथियार को एक सहायक प्रकार की कलाकृति के लिए बदलना मुश्किल नहीं था। मुझे लगा कि वह उस हथियार को किसी भी चीज़ के लिए बदलने में सक्षम नहीं थी क्योंकि उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इवान ने बड़बड़ाया और सबसे पहले बैंगनी काले रंग का कवच निकाला। सनफायर कवच A+ रैंक सोलर वायवन के चमकदार तराजू से तैयार किया गया। सनफायर कवच सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करता है। ये पहनने वाले को बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। ये कवच पहनने वाले को मिलने वाले सभी जादुई और शारीरिक प्रकार के नुकसान को 35% तक कम कर देता है। पहनने पर कवच सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अपनी ऊर्जा को तराजू के भीतर संग्रहित करता है। इस ऊर्जा को अंधा करने वाले प्रकाश विस्फोट बनाने, घावों को ठीक करने और दिन के दौरान बढ़ी हुई ताकत और गति प्रदान करने के लिए मुक्त किया जा सकता है। कवच के विवरण को पढ़ने के बाद इवान का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसने अपने हाथों में कवच को देखा और कुछ समय तक कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं था।
एक अच्छे मिनट के बाद वह आखिरकार अपनी चकित अवस्था से बाहर आया और कहा, ये जैक को लूटने के बाद मुझे मिले नाइट स्पाइक कवच से कहीं बेहतर है। जैक से उसे जो नाइट स्पाइक कवच मिला वह भी जो रैंक का कवच है और यह पहनने वाले को मिलने वाले शारीरिक और जादुई दोनों प्रकार के नुकसान का 20% रोक सकता है। लेकिन चूंकि यह केवल जोड़ रैंक का कवच है, इसलिए ये सनफायर कवच की तुलना में बहुत कमतर है। यदि कोई A+ रैंक वाला नाइट स्पाइक कवच पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह उस हमले की शक्ति को संभाल नहीं पाएगा और तुरंत टूट जाएगा। इस बीच चूंकि सनफायर एक A+ रैंक का कवच है, इसलिए यह बिना किसी समस्या के A+ रैंक के शिकारी की हमले की शक्ति को संभाल पाएगा। ये कवच मेरे लिए बहुत मददगार होगा, जो मैं अपने कोर की रैंक बढ़ाने के बाद करने की योजना बना रहा हूँ, इवान ने बुदबुदाया और कवच को एक तरफ रख दिया। चलो देखते हैं कि यह चांदी के रंग का पेंडेंट क्या है। इवान ने स्टोरेज रिंग से चांदी के रंग का पेंडेंट निकाला और उसके विवरण को देखा। स्प्राइट पेंडेंट A+ रैंक। ये पेंडेंट अपने पहनने वाले को प्रतिदिन 2 आध्यात्मिक प्रकार के हमलों से बचा सकता है। हार पहनते समय पहनने वाला दिन में एक बार स्प्राइट बलिदान कौशल का उपयोग कर सकता है। स्प्राइट बलिदान। स्प्राइट पेंडेंट पहनने वाला व्यक्ति अपनी कुल मैना का 70% और सहनशक्ति का 50% बलिदान कर सकता है, ताकि 1 मिनट के लिए उसकी ताकत, चपलता और बुद्धिमत्ता में 50% की स्थायी वृद्धि हो सके। जब इवान ने पेंडेंट का विवरण पढ़ा तो वह चौंक गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने इसे गलत नहीं देखा है, इवान ने स्प्राइट पेंडेंट का विवरण एक बार फिर पढ़ा। पेंडेंट का विवरण अभी भी वही था। ये देखने के बाद इवान ने एक गहरी सांस ली और स्पिरिट पेंडेंट को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। एलुसिया ने उस हथियार को इतनी दुर्लभ कलाकृति के लिए कैसे बदला? इवान ने बड़बड़ाया। पेंडेंट का विवरण पढ़ने के बाद भी उत्साहित महसूस कर रहा था। वह उत्साहित था क्योंकि ऐसी कलाकृतियां जो आपको आध्यात्मिक प्रकार के हमलों से बचा सकती हैं, बहुत दुर्लभ हैं। उदाहरण के लिए, उसका शील्डिंग एमुलेट इयररिंग, जो उसे किसी भी अचानक शारीरिक या जादुई हमले से बचा सकता है, एक बहुत अच्छी कलाकृति है। लेकिन जब तक आपके पास पर्याप्त संसाधन और कनेक्शन हैं, तब तक आप इसके समान कलाकृतियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, स्प्राइट पेंडेंट के समान कलाकृतियां बहुत दुर्लभ हैं और आप उन्हें आसानी से नहीं पा सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि अधिकांश लोहार ऐसी कलाकृतियां नहीं बना सकते हैं जो आपको आध्यात्मिक प्रकार के हमलों से बचा सकें। बहुत कम लोहार ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं जो आपको आध्यात्मिक प्रकार के हमलों से बचा सकें। आध्यात्मिक हमलों से आपकी रक्षा करने वाली अधिकांश वस्तुएं कालकोठरी से आती हैं क्योंकि बहुत से लोग उन्हें नहीं बना सकते हैं। भले ही मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति काफ़ी मजबूत है, लेकिन कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की कभी परवाह नहीं करता। इवान ने बड़बड़ाते हुए स्प्राइट पेंडेंट पहना। स्प्राइट बलिदान कौशल भी बहुत अच्छा है क्योंकि यह मुझे एक महत्वपूर्ण क्षण में बचा सकता है, इवान ने कौशल का विवरण पढ़ते हुए कहा। भले ही स्प्राइट बलिदान कौशल का उपयोग करने की कीमत बहुत अधिक है, लेकिन इससे उसे जो शक्ति मिलेगी वह भी सामान्य नहीं है। स्प्राइट बलिदान कौशल के विवरण को देखते समय इवान के दिमाग में अचानक एक विचार आया। मैं मन के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं स्प्राइट बलिदान के साथ उस कौशल का उपयोग करता हूं, तो मुझे सहनशक्ति के बारे में कोई समस्या होगी, इवान ने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए कहा। पेंडेंट पहनने के बाद उसने बैंगनी काले कवच को देखा। मुझे चमड़े से बने कवच पसंद हैं। यह मेरा पहला मौका है जब मैं चमड़े से बने कवच को आजमा रहा हूं, इवान ने सनफायर कवच पहनते हुए कहा। आश्चर्यजनक रूप से इवान ने कवच पहनने के बाद कोई असुविधा महसूस नहीं की, जैसा कि उसे वाइवन के कठोर तराजू से बने कवच को पहनने के बाद महसूस होने की उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि इस कवच को बनाने वाला व्यक्ति एक कुशल लोहार था, क्योंकि वह इतना बढ़िया कवच बनाने में सक्षम था। सोलर वाइवन के तराजू नारंगी रंग के होते हैं, लेकिन इवान को जो कवच मिला वह बैंगनी काले रंग का था, भले ही वह सोलर वाइवन के तराजू से बना था। कवच का रंग अलग था, क्योंकि कवच को भेजने से पहले एलुसिया ने उसका रंग बदल दिया था, ताकि डार्क गिल्ड के लोग उसे आसानी से पहचान न सकें। इवान अपने कमरे में इधर उधर घूमता रहा, ये देखने की कोशिश करता रहा कि कवच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन 5 मिनट तक कवच का परीक्षण करने के बाद वह इससे पूरी तरह संतुष्ट हो गया। चूंकि वह अपने कमरे के अंदर था, इसलिए उसके सनफायर कवच के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। लेकिन इवान इसके प्रभाव का परीक्षण करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसे इसकी विशेष क्षमता का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उसने अपना सनफायर कवच उतार दिया और उसे अपने शैडो स्टोरेज में रखने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। कमरे से निकलकर इवान एक बार फिर प्रशिक्षण केंद्र की ओर चला गया। प्रशिक्षण केंद्र के एक निजी कमरे में आकर इवान ने एक बार फिर अपना सनफायर कवच पहना और एलिसिया को बुलाया। एलिसिया, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके मुझ पर हमला करो, उसने उसे बुलाने के बाद एलिसिया से कहा। एलिसिया ने अपना सिर हिलाया क्योंकि एक सफ़ेद आभा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था।
उसने अपने पैरों को ज़मीन पर चिपका लिया और तुरंत उस जगह से गायब हो गई जहां वह खड़ी थी। इवान ने पहले से ही अपने टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल को सक्रिय कर लिया था क्योंकि वह जानता था कि एलिसिया की चपलता बहुत तेज है और अगर वह इसका उपयोग नहीं करता है तो वह उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इवान ने देखा कि अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लाइट एलिमेंट का उपयोग करने के बाद एलिसिया उसके सामने आ गई और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उसे मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी को अपनी ओर आते देखने के बाद भी इवान ने हिलना नहीं छोड़ा और उसकी मुट्ठी को अपने कवच से टकराने दिया। जब एलिसिया की मुट्ठी उसके पहने हुए सैफायर कवच से टकराई तो एक तेज धमाकेदार आवाज़ गूंजी। चारों ओर शॉकवेव फैल गई जिससे प्रशिक्षण केंद्र के सभी रन सक्रिय हो गए। इवान पीछे की ओर उड़ गया और प्रशिक्षण केंद्र की दीवार से टकरा गया। अरे, भले ही मैं उसके हमले का सामना करने के बाद गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ हूं, फिर भी दिल बहुत दुख रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इवान एलिसिया के हमले का सामना करने के बाद भी पूरी तरह से ठीक था। उसने उस जगह को देखा जहां एलिसिया का मुक्का लगा था और पाया कि उसके कवच पर एक खरोंच भी नहीं थी। तो यह A+ रैंक के कवच की सुरक्षा है हो। इवान ने सनफायर कवच को पूरी तरह से ठीक देखकर बुदबुदाया। उसे यकीन था कि अगर यह नाइट स्पाइक कवच होता तो एलिसिया के फुल ग्लो अटैक के बाद इसे निश्चित रूप से कुछ गंभीर क्षति पहुंचती। ठीक है, आप भी जोड़ और A+ रैंक के कवच की तुलना नहीं कर सकते, इवान ने कहा और अपना सिर हिलाया। अब जब मैंने कवच की रक्षा की पुष्टि कर दी है तो आइए देखें कि क्या मैं उस कौशल का उपयोग स्प्राइट बलिदान कौशल के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए कर सकता हूं, इवान ने सोचा और एक बार फिर प्रशिक्षण केंद्र के बीच में चला गया। एक आदमी के मंद रोशनी वाले दालान में प्रवेश करते ही कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने एक लंबा काला लबादा पहना हुआ था जो उसके पूरे शरीर को ढंक रहा था। दालान की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग्स सजी हुई थीं, जिनमें से ज़्यादातर में मानव शवों से अटे पड़े नष्ट हुए शहर दिखाए गए थे। 4 लोग बिना कुछ कहे या आवाज़ किए उस आदमी के पीछे चल रहे थे। 4 लोगों में से एक महिला थी और बाकी पुरुष थे। ये 4 लोग जैमसन, मेसन, रयान और ऑड्रे थे। 4 रैंक के शिकारी जिन्होंने राक्षस ज्वार के दौरान नेफ्लियम शहर पर हमला किया था। उनके आगे चलने वाला व्यक्ति काजिल था, वह आदमी जो राक्षस ज्वार की शुरुआत से पहले नरक बंदर के साथ था। 1 मिनट चलने के बाद वे दालान के अंत में पहुंच गए और एक कमरे के सामने पहुंच गए। कमरे का दरवाज़ा बंद था और 2 B रैंक के शिकारी उसके बाहर पहरा दे रहे थे। काजिल और अन्य लोगों को देखकर 2 पहरेदारों ने तुरंत दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गए। काजिल S रैंक का शिकारी था, हालांकि वह कुछ नहीं कर रहा था, बस उसके पास खड़े होने से 2 B रैंक के शिकारियों का शरीर तनावग्रस्त हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, काजिल और अन्य लोगों ने कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनी। कमरे में प्रवेश करने से पहले काजिल ने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे को ढंकने वाले हुड को हटा दिया। जब काजिल ने अपना हुड हटाया तो गार्ड उसका चेहरा देख पाए। काजिल की उम्र लगभग 25 साल लग रही थी, उसके छोटे लाल बाल थे और हरी आंखें थीं जो ठंड से भरी हुई थीं। उसके माथे के बीच में एक अजीब सा लाल रंग का निशान था। ये निशान किसी इंसान के चेहरे जैसा लग रहा था जिसके सिर पर 2 सींग थे। जब काजिल कमरे में दाखिल हुआ तो उसने एक लंबी मेज़ देखी जिसके 3 तरफ 3 लोग बैठे थे। उनमें से हर एक के पीछे 4 लोग अपने वफादार सेवकों की तरह खड़े थे। बैठे हुए 3 लोगों में से 2 पुरुष थे जबकि एक महिला थी। जब काजिल कमरे में दाखिल हुआ तो बैठे हुए तीनों लोगों ने उसकी तरफ देखा। 3 लोगों की निगाहों को अनदेखा करते हुए काजिल अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ आगे बढ़ा और मेज़ के दूसरे छोर पर सीट ले ली। मेसन और बाकी 3 लोग काजिल के पीछे चले गए और चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। तो तुम असफल हो गए, काजिल के सीट पर बैठने के बाद बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा। काजिल ने उस आदमी की तरफ देखा जिसने अभी अभी बात की थी। वह आदमी लगभग 40 साल का लग रहा था, उसके बाल पीले थे, आंखें नीली थीं, शरीर मांसल था और उसने ढीली हवाईन शर्ट और छोटी पैंट पहनी हुई थी। हालांकि वह बैठा हुआ था, लेकिन उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह 200 सेमी से ज़्यादा लंबा था। हमारा लक्ष्य लोगों के दिल में डर का बीज बोना था और मुझे नहीं लगता कि नेफलियाम शहर में जो कुछ हुआ उसके बाद तुम कह सकते हो कि मैं असफल हो गया। ज़ेवियर, काजिल ने उदासीन आवाज़ में ज़ेवियर नाम के आदमी की तरफ देखते हुए कहा जो उसकी तरह ही एस रैंक का शिकारी था। हाँ, अगर तुम ऐसा कहते हो, ज़ेवियर ने मजाकिया लहजे में कहा और अपने कंधे उचका दिए। काजिल ने ज़ेवियर को अनदेखा किया और कुर्सियों पर बैठे अन्य 2 लोगों को देखा। अगर तुमने मुझे तुम्हारी मदद करने की इजाज़त दी होती तो हम पूरे शहर को तबाह कर सकते थे, तुम्हें पता है, कुर्सी पर बैठी महिला ने पीछे झुकते हुए कहा। काजिल की तरह ही वह महिला भी 20 के आसपास की थी, उसके लंबे चांदी के बाल, गोरी त्वचा और हरी आंखें थीं। वह कैजल को थोड़े असंतोष के साथ देख रही थी क्योंकि उसने उसे मॉन्स्टर टाइड इवेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। अगर तुम्हें इससे कोई समस्या है तो तुम्हें नेट से शिकायत करनी चाहिए, मुझसे नहीं, सेरा। काजिल ने अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ कहा, उसने ही सब कुछ प्लान किया था और मुझसे कहा था कि तुम में से किसी को भी अपने साथ मत लाओ।
अगर वह नहीं होता तो मैं उस नरक बंदर की मदद कर सकती थी जब उसे अमांडा ने मार डाला था। काजिल की बात सुनकर सेरा ने बस नाक सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। नेट की बात करें तो वह आदमी कहाँ है? काजिल ने पूछा और उनके साथ बैठे आखिरी व्यक्ति की ओर देखा क्योंकि उसी ने उन्हें यहाँ बुलाया था और कहा था कि वह उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। जब उस व्यक्ति ने काजिल का सवाल सुना तो उसने अपने चेहरे पर असहाय भाव के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने उसे पहले भी कॉल किया था लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया और बस एक संदेश भेजा कि वह किसी काम में व्यस्त है, इसलिए वह मुझे बाद में कॉल करेगा। अभी अभी बोलने वाला आदमी लगभग 50 साल का लग रहा था। उसके बाल गहरे भूरे और आंखें हल्की नीली थीं। उसका नाम एलिजा था और काजिल की तरह ही उसके माथे के बीच में भी लाल रंग का निशान था। एलिजा की बात सुनकर काजिल ने आह भरी और कुछ और नहीं पूछा। वह गुप्तचर हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता है, मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। एलिजा की बात सुनकर जेवियर ने थोड़े चिढ़े हुए लहजे में कहा, तुम उसे नेता के पद के लिए चुनौती क्यों नहीं देते? आखिरकार वह हमेशा कहता है कि अगर तुम उससे असंतुष्ट हो तो तुम उसे जब चाहो चुनौती दे सकते हो। सेरा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जेवियर से कहा। सेरा की बात सुनकर जेवियर के दिमाग में पिछली बार नेट को चुनौती देने पर जो हुआ था उसकी यादें उभर आईं। सिर्फ ये याद करके कि कैसे नेट ने अकेले ही उन चारों को हराकर नेता का पद हासिल किया था, वह सिहर उठा। तुम मजाक कर रहे हो? मुझसे उस संकी को चुनौती देने के लिए कह रहे हो? पिछली बार हम उसे खरोंच भी नहीं पाए थे, जबकि यह एक बनाम चार था। जेवियर ने सेरा को घूरते हुए कहा, अगर तुम में उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है तो बस अपना मुंह बंद रखो और यह मत कहो कि तुम उसके व्यवहार के बारे में कुछ करना चाहते हो। सेरा ने उसे एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाते हुए कहा। तुम अंडरस्को? जेवियर के माथे पर काली रेखाएं दिखाई दी और सेरा की उपहासपूर्ण मुस्कान देखकर वह फटने के कगार पर था। बंद करो दोस्तों, एलिजा ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए कहा। मैंने तुम सभी को इन्फर्नो डंगॉन के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है, न कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। इन्फर्नो डंगॉन शब्द सुनते ही काजिल सहित सभी के हाव भाव बदल गए और उन्होंने एलिजा को गंभीर चेहरे से देखा। इन्फर्नो डंगॉन, एलिजा को सुनते ही काजिल सहित सभी के हाव भाव बदल गए। क्या डंगॉन में कुछ गड़बड़ है? सेरा ने चेहरे पर शिकन के साथ एलिजा से पूछा। काजिल और जेवियर ने भी उसकी ओर देखा और वही जानना चाहा। उनके हाव भाव देखकर एलिजा ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, कालकोटरी ठीक है, कम से कम अभी के लिए तो। उसकी बात सुनकर जेवियर और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन वे फिर भी चेहरे पर शिकन लिए उसे देखते रहे। तुम्हारा क्या मतलब है कि अभी सब ठीक है? काजिल ने पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता था। हाल ही में मैंने कुछ लोगों को उस क्षेत्र में घूमते देखा जहां इन्फर्नो कालकोटरी स्थित है। मुझे डर है कि अगर हम उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो वे इन्फर्नो कालकोटरी को खोज लेंगे, भले ही हम उसे छिपाने के लिए संरचना का उपयोग कर रहे हों, एलिजा ने कहा और गंभीर चेहरे से उनकी ओर देखा। दूसरी ओर एलिजा की बात सुनने के बाद सेरा और अन्य लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। ये देखकर कि वे उसे किस तरह देख रहे थे, एलिजा का मुंह फड़कने लगा और उसने अपनी कनपटी रगड़ी। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि हमें उन्हें मार देना चाहिए और समस्या हल हो जाएगी, है ना? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। एलिजा की बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया। अगर यह इतना आसान होता तो मैं आप सभी को यहाँ नहीं बुलाता, एलिजा ने कहा और उन्हें एक फ़ोटो दिखाया। फोटो में 5 आदमी अजीब काले कवच प्रकार की पोशाक पहने हुए थे जो उनके पूरे शरीर को ढक रहे थे। फोटो देखकर काजिल और अन्य लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। ये कपड़े अंडरस्को, काजिल ने एलिजा की ओर देखते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं, वे शिकारी संघ की विशेष इकाई हैं। उनमें से 3 ए रैंक के शिकारी हैं जबकि शेष 2 ए जोड़ रैंक के शिकारी हैं। भले ही हमारे पास उन्हें मारने की शक्ति है, लेकिन अगर हम उन्हें वहां मारते हैं तो यह निश्चित रूप से शिकारी संघ का ध्यान आकर्षित करेगा, एलिजा ने फोटो दिखाने के बाद कहा। और हम उस क्षेत्र में उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते क्योंकि नरक कालकोटरी वहां स्थित है ना? सेरा ने एलिजा से कहा जिसने अपना सिर हिलाया। वे जंगल के उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जेवियर ने मेज पर अपनी मुट्ठी पीटते हुए पूछा। विशेष इकाई के सदस्यों के लिए जंगल में अधिक संसाधनों की तलाश करना सामान्य बात है। वे उस क्षेत्र में कुछ खोज रहे होंगे, सेरा ने गहराई से सोचते हुए कहा। आपने सही चुनाव किया एलिजा, अचानक काजिल ने उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। अगर आपने पर्याप्त तैयारी किए बिना उन्हें मारने की कोशिश की होती, उनके जिंदा बच निकलने की संभावना लगभग 80% थी। काजिल की बात सुनकर सभी चौंक गए। एलिया एक एस रैंक का शिकारी था और काजिल कह रहा था कि अगर वह और एजोर रैंक के शिकारियों को मारने की कोशिश करता तो वे वहां से जिंदा बच निकलते। भले ही वे चौंक गए थे, लेकिन उन्हें काजिल पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसके पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा काजिल उनके साथ जुड़ने से पहले शिकारी संघ का सदस्य भी था, इसलिए उन्हें यकीन था कि वह सच बोल रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
अगर हम उनके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो एक मौका है कि वे इन्फर्नो कालकोठरी की खोज कर सकते हैं और हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में बता सकते हैं, जेवियर ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। सभी चुप हो गए क्योंकि एक तरफ वे हंटर एसोसिएशन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, दूसरी तरफ वे चिंतित थे कि अगर वे कुछ नहीं करते हैं तो इन्फर्नो कालकोठरी उजागर हो जाएगी। चलो अभी इंतजार करते हैं, सेरा ने थोड़ी देर बाद कहा। इन्फर्नो कालकोठरी को छुपाने वाले गठन द्वारा छिपाया गया है, इसलिए उनके बारे में पता लगाने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। और अगर संयोग से उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है तो हमारे पास उन्हें खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, भले ही हमें हंटर एसोसिएशन का सामना करना पड़े। सेरा की बात सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। हमारे गठन मास्टर से इन्फर्नो कालकोठरी के चारों ओर एक स्पेस सीलिंग गठन बनाने के लिए कहें। अगर आप उन्हें भागने का कोई मौका दिए बिना मारना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप तुरंत उस संरचना को सक्रिय करें, काजिल ने एलिजा से कहा जिसने अपना सिर हिलाया। चूंकि हम यहाँ काम पूरा कर चुके हैं इसलिए मैं पहले जाऊंगा, मुझे अभी भी कुछ मामले निपटाने हैं, जेवियर ने कहा और खड़े होने वाला था। 1 मिनट रुको, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता सेरा ने उसे रोकते हुए कहा, एक और बात है जिस पर मैं चर्चा करना चाहती थी। सेरा की बात सुनकर जेवियर बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। काजिल और एलिजा भी उसकी ओर देखने लगे और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। क्या तुम सब भूल गए? कुछ ही दिनों में पूरा अकादमिक टूर्नामेंट होने वाला है। चूंकि हमने दुनिया को अपनी मौजूदगी के बारे में बताने का फैसला किया है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ नहीं करेंगे तो ये बेकार होगा? सेरा ने एक खतरनाक मुस्कान दिखाते हुए कहा। सेरा की बात सुनकर उन सभी की आंखों में एक क्रूर रोशनी दौड़ गई। तो अब उस सकस का समय आ गया है जहां समाज के उच्च पदस्थ कमीने बंदरों के झुंड को अपना हुनर दिखाते हुए देखने के लिए इकट्ठा होंगे, जेवियर ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई योजना है? काजिल ने सेरा से पूछा क्योंकि उसने ही इस मामले को उठाया था। मेरे दिमाग में कुछ है, सेरा ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए कहा जिसने उसे 2A+ रैंक की कलाकृतियां खोने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? एलिजा ने उसकी बात सुनने के बाद पूछा। नहीं, मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई भी टूर्नामेंट के दौरान दखल दे, सेरा ने उन सभी को देखते हुए कहा। जिन लोगों को मैं पकड़ना चाहती हूँ वे सभी टूर्नामेंट के दौरान एक ही जगह पर मौजूद होंगे। अगर मैं इस स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी तो मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगी, सेरा ने मन ही मन सोचा। अगर आप मुझसे पूछें भी तो मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और काम भी करने हैं, काजिल ने कहा और खड़ा हो गया। जेवियर और एलिजा को भी टूर्नामेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी टूर्नामेंट के दौरान हस्तक्षेप न करने पर सहमति जताई। जब सेरा ने देखा कि वे सभी टूर्नामेंट में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हो गए हैं तो वह मुस्कुराए। बस कुछ और दिन और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। क्या कुछ गड़बड़ है? इवान ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। सब कुछ गड़बड़ है, उसके मन में एक आदमी चिल्लाया जो 60 के दशक के अंत में लग रहा था। अरे बच्चे, तुम एक बार और इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? यह कोई मजाक की बात नहीं है, तुम्हें पता है तुम अंदर अपनी जान गंवा सकते हो, उस आदमी ने जो मन ही मन चिल्लाया था, इवान को एक सुनहरा रंग का कार्ड वापस देते हुए कहा। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने तरीके हैं, इवान ने उस आदमी से कहा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि मैं बाहर रहने की तुलना में अंदर अधिक सुरक्षित रहूंगा, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। आजकल के युवा वास्तव में मूर्ख हैं, आदमी ने बड़बड़ाया और इवान की ओर देखना बंद कर दिया जो एक कालकोठरी पोर्टल की ओर जा रहा था। मॉन्स्टर पैराडाइज कालकोठरी हो, इवान ने कालकोठरी पोर्टल के सामने आने के बाद मन ही मन कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अंदर कदम रखा। मॉन्स्टर पैराडाइज एक बी रैंक फ्लोरलेस कालकोठरी है और इसे क्रिम्सन ब्लेड गिल्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसका गिल्ड मास्टर जेफरी है। इवान ने इस कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए अपने कालकोठरी एक्सेस कार्ड का उपयोग किया क्योंकि अब उसका प्राइम कोर पूरी तरह से ठीक हो गया है और वह इसे सी रैंक तक आगे बढ़ा सकता है। उसने अपने प्राइम कोर को सी रैंक तक आगे बढ़ाने का फैसला किया अपने सम्राट कोर उन्नति के दौरान जो कुछ हुआ उसके कारण कालकोठरी के अंदर। जब उसका सम्राट कोर सी रैंक पर आगे बढ़ा तो वह लगभग 1 महीने तक बेहोश रहा। एवन को नहीं पता कि जब उसका प्राइम कोर सी रैंक पर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, और वह अकादमी के अंदर आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकता जहां कई उच्च रैंकिंग वाले शिकारी मौजूद हैं। उसने एक होटल बुक करने और वहां आगे बढ़ने के बारे में सोचा, लेकिन वहां कई लोग हैं जो उसे हराने के लिए एक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या होगा अगर वह सी रैंक पर आगे बढ़ने के दौरान एक बार फिर बेहोश हो जाए? एवन को यकीन था कि अगर वह पिछली बार की तरह बेहोश हो जाता है तो बहुत अधिक संभावना है कि डार्क गिल्ड या जैक के पिता जो अपने बेटे को पीटने के बाद गुस्से से उबल रहे होंगे उसके पीछे पड़ सकते हैं। इसलिए सभी समस्याओं से बचने के लिए उसने कालकोठरी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने एस्ट्रेट शहर में मौजूद सभी बी रैंक के कालकोठरी को ध्यान से खोजा और अंत में राक्षस स्वर्ग को चुना।
राक्षस स्वर्ग को चुनने के कई कारण थे, लेकिन इस कालकोठरी को चुनने का मुख्य कारण इसकी एक सीमा थी। राक्षस स्वर्ग में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर इवान इस कालकोठरी में प्रवेश करता है तो कोई भी तब तक इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक कि वह कालकोठरी से बाहर न आ जाए या अंदर मर न जाए। इसलिए भले ही वह सी रैंक पर आगे बढ़ने के दौरान होश खो दे, उसे किसी और के कालकोठरी में प्रवेश करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जहां तक कालकोठरी के राक्षसों की बात है, इवान को उनके बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह सी रैंक पर जाने से पहले इस कालकोठरी के बॉस को मारने के बारे में सोच रहा था। बॉस को मारने के बाद वह बॉस रूम के अंदर सी रैंक पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि बॉस का कमरा बाकी कालकोठरी से अलग है, इसलिए कोई भी राक्षस उसे परेशान नहीं कर पाएगा जबकि वह सी रैंक पर आगे बढ़ेगा। खंडहरों के विपरीत, जहां आपको इसके अंदर के राक्षस को मारने के बाद बाहर टेलीपोर्ट किया जाएगा, कालकोठरी अलग है। बॉस राक्षस को मारने के बाद आप स्वचालित रूप से इससे बाहर टेलीपोर्ट नहीं होंगे। इसके बजाय एक पोर्टल जो आपको कालकोठरी से बाहर ले जाएगा, बॉस रूम में दिखाई देगा, जिसका उपयोग आप कालकोठरी से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं। सी रैंक पर आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता, इवान ने सोचा जैसे ही उसने कालकोठरी पोर्टल के अंदर कदम रखा। राक्षस स्वर्ग के पोर्टल में प्रवेश करने पर इवान ने महसूस किया कि उसका परिवेश धुंधला हो रहा है। जब उसकी दृष्टि सामान्य हुई तो उसने खुद को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा पाया। चीख चीख चीख। जैसे ही उसकी दृष्टि सामान्य हुई, उसने एक के बाद एक पक्षियों की तेज चीखें सुननी शुरू कर दी और नीले आसमान की ओर देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने 15 मीटर के पंखों वाले कुछ नीले रंग के उड़ते हुए राक्षसों को अपने ऊपर मंडराते देखा। दहाड़ दहाड़। जल्द ही पक्षियों की चीख के साथ साथ उसे राक्षसों की अलग अलग तरह की दहाड़ें सुनाई देने लगीं। उसने जिस पहाड़ी पर खड़ा था उससे नीचे देखा और उसे अलग अलग तरह के पेड़ों से भरा एक खूबसूरत घास का मैदान दिखाई दिया। घास के मैदान में पानी की कई क्रिस्टल साफ धाराएं बह रही थीं। ये सभी जल धाराएं घास के मैदान में स्थित विभिन्न पहाड़ियों से नीचे आ रही थीं। घास के मैदान, नदियों और पहाड़ों पर अलग अलग तरह के राक्षस देखे जा सकते हैं। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि इवान इसे देखकर एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। इसलिए यही कारण है कि इस कालकोठरी का नाम राक्षसों का स्वर्ग है। इवान ने सुंदर लेकिन साथ ही खतरनाक दृश्य देखने के बाद बड़बड़ाया। चीख। अचानक इवान ने एक बार फिर ब्लूबर्ड की चीख सुनी और महसूस किया कि कोई ऊपर से उसकी ओर आ रहा है। उसने ऊपर देखा और बी रैंक के उड़ने वाले पक्षियों में से एक को अपनी ओर आते देखा। पक्षी को देखकर इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने अपने पैरों को जमीन पर दबाया। हरी हवा उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। उसकी पीठ के पीछे 2 काले पंख दिखाई दिए और बूम, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, क्योंकि उसने खुद को ऊपर की ओर बढ़ाया और एक काली हरी रोशनी की लकीर में बदल गई जो उस ब्लूबर्ड की ओर बढ़ रही थी जो उसकी ओर आ रहा था। ब्लूबर्ड प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था इससे पहले कि काली हरी रोशनी उसके सामने पहुंचती और एक तेज तलवार की रोशनी उसके सिर को उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर देती। जब पक्षी का विशाल शरीर नीचे गिरने लगा तो हवा में खून बहने लगा। आकाश। इवान ने पक्षी के शरीर को अनदेखा किया और पूर्व दिशा में देखा, जहां कालकोठरी का बॉस रूम स्थित है। भले ही इस कालकोठरी की कठिनाई VWD की तुलना में काफ़ी कम है, फिर भी एक सामान्य शिकारी को इस कालकोठरी के बॉस रूम तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगते हैं। इवान ने बड़बड़ाते हुए अपनी गर्दन को हिलाया। लेकिन चूंकि मैं सामान्य नहीं हूं और मेरे पास कुछ पागल मरे हुए लोगों का समर्थन भी है, इसलिए मैं 10 घंटे से भी कम समय में बॉस रूम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। इवान 10 मीटर ऊंचे काले लोहे के गेट के सामने खड़ा था। बस इसके अंदर के राक्षस को खत्म कर दो और मैं बिना किसी समस्या के सी रैंक पर पहुंच सकता हूं। इवान ने बड़बड़ाते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और विशाल दरवाजे को धक्का दिया। हालांकि दरवाज़ा बहुत भारी दिख रहा था, लेकिन इवान द्वारा धक्का दिए जाने पर यह बिना किसी समस्या के खुल गया। जब दरवाज़ा खुला तो इवान अंदर कुछ भी नहीं देख पाया, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई और वह अंदर चला गया। जब वह गेट के अंदर गया तो उसने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल धुंधला हो रहा है और जल्द ही उसने खुद को एक बड़े हॉल रूम में खड़ा पाया। कमरा लगभग 10,000 वर्ग मीटर का था और इसकी छत 100 मीटर ऊंची थी। हॉल रूम में मंद रोशनी थी, लेकिन जैसे ही उसे कमरे के अंदर टेलीपोर्ट किया गया, दर्जनों मशालें जल उठीं, जिससे हॉल रूम में रोशनी हो गई। सी रैंक पर आगे बढ़ने के लिए यह एक अच्छी जगह लगती है, इवान ने हॉल रूम को देखने के बाद बड़बड़ाया। अचानक उसे अपने पीछे हलचल महसूस हुई और वह पीछे मुड़ा। जब वह मुड़ा तो उसने आखिरकार मॉन्स्टर पैराडाइज डेंगॉन के बॉस मॉन्स्टर को देखा। मॉन्स्टर पैराडाइज डेंगॉन के लिए कोई निश्चित बॉस मॉन्स्टर नहीं है और हर शिकारी जो सफलतापूर्वक बॉस रूम में पहुंचता है उसे एक यादृच्छिक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। लगता है मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है, इवान ने बॉस मॉन्स्टर की उपस्थिति को देखकर बड़बड़ाया। उसके सामने 4 मीटर लंबा भूरे रंग का मांसल राक्षस खड़ा था। राक्षस का सिर बैल जैसा था और उसके सिर के दोनों ओर से 2 लंबे सींग निकले हुए थे।
उसने अपने हाथों में एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और अपनी गहरी पीली आंखों से इवान को घूर रहा था। उसके सामने खड़ा राक्षस वास्तव में एक मिनोटॉर था। जब मैंने कल राक्षस स्वर्ग कालकोठरी के बारे में पढ़ा तो उसमें उल्लेख किया गया था कि यादृच्छिक बॉस राक्षसों में भी मिनोटॉर सबसे शक्तिशाली राक्षस है जिसका सामना कोई व्यक्ति राक्षस स्वर्ग कालकोठरी में कर सकता है। इवान ने मिनोटॉर को देखते हुए कहा जो उसकी ओर चलने लगा था। मिनोटॉर भी जोर रैंक पर था, लेकिन चूंकि यह एक बॉस मॉन्स्टर था इसलिए इसकी मूल शक्तियां निश्चित रूप से एक सामान्य बी जोर रैंक मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। अगर यह कोई और शिकारी होता तो मिनोटॉर की वजह से खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में पाता, लेकिन इवान वास्तव में खुश था कि उसे मिनोटॉर का सामना करना पड़ा। अब अगले रैंक पर आगे बढ़ने के बाद मैं मिनोटॉर की एक दुर्लभ छाया प्राप्त कर सकता हूं, इवान ने नेक्रोस के पीछे दिखाई देने पर बड़बड़ाया। जैसे ही नेक्रोस दिखाई दिया मिनोटॉर की आंखें गंभीर हो गईं और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। इवान ने मिनोटॉर की हरकत की परवाह नहीं की और नेक्रोस की ओर देखा। छाया कब्जा। अचानक नेक्रोस काले धुएं के गुच्छों में बदल गया और उसके शरीर की ओर दौड़ा। ये गुच्छे उसके शरीर में घुस गए और उसके सम्राट के कोर द्वारा अवशोषित हो गए। अगले ही सेकंड उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी और शुरुआती 185 सेमी से 210 सेमी तक पहुंच गई। उसके माथे के बीच में नेक्रोस की आंख जैसी दिखने वाली एक लाल आंख दिखाई दी। उसके शरीर का आकार भी बदल गया और वह अधिक मांसल हो गया। उसकी आभा भी आसमान छू गई और बीजोर रैंक पर पहुंच गई। इवान से आ रही खतरनाक आभा को महसूस करते हुए मिनोटॉर ने अपने खुरों को जमीन पर दबाया और बिना इंतजार किए उसकी ओर बढ़ गया। एक पल में वह इवान के सामने आ गया और अपनी विशाल कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया। गड़गड़ाहट, हवा फट गई और कुल्हाड़ी के पीछे की ताकत के कारण जमीन भी हिलने लगी। भले ही नेक्रोस के साथ विलय के बाद इवान की ऊंचाई 210 सेमी हो गई, लेकिन वह 4 मीटर लंबे मिनोटॉर के सामने अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। जब मिनोटॉर ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई तो इवान ने अपने शरीर पर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया। भारी दबाव महसूस करते हुए इवान ने बस मुस्कुराया और अपना एक हाथ ऊपर उठा लिया। हवा उसके हाथ के चारों ओर घूमी और उसकी पूरी बांह को ढक लिया और साथ ही उसके शरीर के चारों ओर मैना की एक नीली परत भी दिखाई दी, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ गई। अगर वह एक ही समय में कई काम कर रहा है तो वह अभी भी एक ही समय में कौशल और मैना सुदृढ़ीकरण का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन वर्तमान में चूंकि वह बिना कुछ किए बस एक ही स्थान पर खड़ा था, इसलिए उसके लिए एक ही समय में दोनों का उपयोग करना कोई समस्या नहीं थी। ये देखकर कि इवान ने उसके हमले को चकमा देने की कोशिश नहीं की, मिनोटॉर के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। एक जोरदार धमाकेदार आवाज गूंजी, कमरे का फर्श फट गया और मलबा हर जगह उड़ गया। शक्तिशाली शॉकवेव के कारण कमरे की दीवारें हिलती रहीं और धूल का एक बादल उठ गया। जैसे ही कुल्हाड़ी इवान के हाथ से टकराए, मिनोटॉर के चेहरे पर भयानक मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि जब उसकी कुल्हाड़ी इवान के हाथ से टकराई तो बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ा, लेकिन उसे महसूस हो सकता है कि इवान के हाथ से टकराने के बाद उसकी कुल्हाड़ी की गति पूरी तरह से रुक गई। अचानक कहीं से हवा का एक तेज झोंका आया और उसने उस क्षेत्र को ढंकने वाले धूल के बादल को उड़ा दिया। जब धूल का बादल गायब हो गया तो मिनोटॉर का शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि इवान अभी भी उसी जगह पर खड़ा है और अपने एक हाथ से अपनी बड़ी कुल्हाड़ी पकड़े हुए है। हरी हवा और नीला मन उसके पूरे शरीर को ढंक रहा था और कुल्हाड़ी रोकने के बाद भी वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इवान को पूरी तरह से ठीक देखकर मिनोटॉर ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस खींचने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। क्रैक! अचानक उसे एक क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी और जब उसने कुल्हाड़ी के ब्लेड पर एक बड़ी दरार देखी तो उसकी जानवर जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। वूश! इवान के चारों ओर की हरी और नीली आभा अचानक फूट पड़ी और उसने कुल्हाड़ी की धार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्रैक क्रैक क्रैक! मिनोटॉर की आंखें कांप उठीं और उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी पीछे छोड़कर पीछे हटने का फैसला किया। टूट गया! लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी को पीछे छोड़ने के बारे में सोचा, वह ये देखकर भयभीत हो गया कि इवान ने कुल्हाड़ी के ब्लेड को पूरी तरह कुचल दिया है। कुल्हाड़ी तोड़ने के बाद मिनोटॉर को कोई मौका दिए बिना इवान एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने प्रकट हुआ जैसे उसने अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया हो। 4 मीटर लंबे विशालकाय मिनोटॉर को टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ते हुए देखते ही देखते एक धमाकेदार आवाज के साथ साथ हड्डी टूटने की आवाज भी सुनाई दी। धमाका! खांसी! मिनोटॉर हॉल रूम की दीवार से टकराया और खून से लथपथ मुंह से खांसी। उसकी छाती के क्षेत्र पर एक गहरी मुट्ठी का निशान था। वूश! दीवार से टकराने के बाद मिनोटॉर का शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही इवान की तीसरी आंख के अंदर बहुत सारा मैना भर गया और उसने मिनोटॉर की ओर प्रकाश की एक लाल किरण फेंकी। दर्द से भरी चीख हॉल रूम में वापस आ गई, क्योंकि प्रकाश की लाल किरण ने मिनोटॉर को ठीक उसी जगह मारा जहां इवान ने पहले मुक्का मारा था, जिससे वहां एक गहरा छेद हो गया।
इवान ने नेक्रोस के साथ विलय के बाद प्राप्त की गई आंख में और अधिक मैना डालना जारी रखा और जल्द ही लाल प्रकाश की किरण उसके बाहरी सुरक्षा घेरे से गुजरी और मिनोटॉर के दिल को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसका दिल नष्ट हुआ, मिनोटॉर की जीवन आभा तुरंत गायब हो गई। जब इवान ने देखा कि मिनोटॉर मर चुका है तो उसने नेक्रोस के कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया और शांति से उसकी ओर चला गया। उसके शरीर के पास आने के बाद इवान ने उसे अपने छाया भंडारण में रख दिया। इस बात की परवाह किए बिना कि उसने कितनी आसानी से मिनोटॉर को मार दिया, इवान ने पोर्टल और उसके बगल में एक मंच को देखा जो मिनोटॉर को मारने के बाद दिखाई दिया था। उसने पोर्टल को अनदेखा किया और मंच की ओर चला गया। मंच पर उसने एक खंजर देखा। कालकोठरी को साफ करने के लिए मेरा इनाम हो, इवान ने बड़बड़ाया और इसके विवरण की जांच किए बिना इसे दूर रख दिया। अब खंजर को दूर रखते हुए इवान ने कमरे की ओर देखा और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। मैं अंततः किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना आगे बढ़ सकता हूँ। इवान ने अपने पैरों को ज़मीन पर पटका और उसके शैडो स्टोरेज से एक बिस्तर बाहर आ गया। चूंकि इस बात की संभावना थी कि वह सी रैंक पर आगे बढ़ते समय एक बार फिर बेहोश हो सकता है, इसलिए वह आराम से सोने के लिए अपने साथ एक बिस्तर लाया। बिस्तर निकालकर वह उस पर बैठ गया और एलिसिया तथा अपने अन्य शैडो मरे हुओं को बुलाया। आगे बढ़ने के दौरान कुछ होने पर उन्हें उसकी रक्षा करने का आदेश देने के बाद उसने अपने शैडो स्टोरेज से कुछ कोर निकाले। उसने जो भी कोर निकाले वे सभी शैडो कोर थे, क्योंकि उसके मोनाक कोर के विपरीत जो किसी भी कोर से 100% ऊर्जा अवशोषित कर सकता है, उसका प्राइम कोर केवल शैडो कोर से 100% ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। चलो शुरू करते हैं, इवान ने बुदबुदाया और एक बी रैंक शैडो कोर उठाया। उसने अपने मन को कोर में डाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसके मोनाक कोर की तुलना में जो कोर की ऊर्जा को तुरंत परिष्कृत कर सकता है, उसका प्राइम कोर स्पष्ट रूप से बहुत धीमा था। इवान को सिर्फ एक बी रैंक कोर को परिष्कृत करने में 20 मिनट लगे, लेकिन वह इससे हैरान नहीं था क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा लग सकता है कि उसकी शोधन गति पर्याप्त तेज नहीं थी, लेकिन अन्य सामान्य शिकारियों की तुलना में यह वास्तव में बहुत तेज थी। किसी के प्राइम कोर की शोधन गति उसकी रैंक पर निर्भर करती है। अगर कोई सामान्य डी जोड़ रैंक का शिकारी बी रैंक कोर को परिष्कृत करने की कोशिश करता है तो उसे कम से कम 1 घंटा या उससे ज़्यादा समय लगेगा। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि इतने उच्च रैंक वाले कोर को परिष्कृत करने की कोशिश करने की वजह से उसका प्राइम कोर क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। इवान अपने प्राइम कोर के उत्परिवर्तन की वजह से ही बी रैंक कोर को इतनी जल्दी परिष्कृत करने में सक्षम था। इवान ने कोर को परिष्कृत करने के बाद उसने देखा कि उसके प्राइम कोर पर छोड़ी गई कुछ छोटी दरारें भी ठीक हो गई हैं। बिना समय बर्बाद किए उसने एक और बी रैंक कोर उठाया और उसे परिष्कृत करना जारी रखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसका प्राइम कोर सी रैंक की ओर बढ़ने लगा। इवान के पास कुल 13 शैडो कोर थे। उसे ये सभी कोर राक्षस ज्वार के दौरान मिले। राक्षस ज्वार से पहले वह कोई भी छाया कोर एकत्र करने में सक्षम नहीं था। इन 13 छाया कोर में से 8 बी रैंक के थे जबकि 5 बी जोड़ रैंक के थे। 2.5 घंटे में इवान ने सभी बी रैंक छाया कोर को अवशोषित कर लिया। सभी बी रैंक कोर को अवशोषित करने के बाद इवान ने बी जोड़ रैंक कोर उठाया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बी रैंक कोर के विपरीत जिसे उसने बिना किसी समस्या के परिष्कृत किया था, इवान को बी जोड़ रैंक कोर को परिष्कृत करते समय इसकी शक्तिशाली ऊर्जा के कारण थोड़ा असहज महसूस हुआ। लेकिन भले ही यह असुविधाजनक था, इवान ने देखा कि उसका प्राइम कोर अभी भी अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करने में सक्षम था, इसलिए उसने रुका नहीं। इवान को बी जोड़ रैंक कोर को पूरी तरह से परिष्कृत करने में 40 मिनट से अधिक का समय लगा। अगले कुछ घंटों तक वह बी जोड़ रैंक छाया कोर को परिष्कृत करता रहा। अचानक जब उसने अपना चौथा बी जोड़ रैंक छाया कोर परिष्कृत किया तो उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। आपने शैडो श्राउड कौशल सीखा है। इवान जो अपना अंतिम बी जोड़ रैंक शैडो कोर लेने वाला था, जब उसने नोटिफिकेशन देखा तो वह चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक आश्चर्यपूर्ण भाव प्रकट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैडो कोर से कोई कौशल प्राप्त करने की 2% संभावना यहाँ ट्रिगर होगी। इवान ने बड़बड़ाया और कौशल के विवरण को देखा। शैडो श्राउड, छाया का सुरक्षात्मक अवरोध या लबादा बनाने की शक्ति। ये कौशल उपयोगकर्ता के चारों ओर छाया की एक ढाल बनाता है जो शारीरिक और जादुई हमलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। एक अवरोध प्रकार का कौशल हो। इवान ने बड़बड़ाया और कोर को परिष्कृत करने के लिए वापस जाने वाला था जब उसके सामने एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया। शैडो विंग्स और शैडो श्राउड कौशल एक दूसरे के साथ संगत हैं। क्या आप दोनों कौशल को एक में मिलाना चाहते हैं? हाँ, नहीं। इवान को यह नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसे शैडो विंग्स का विवरण याद आया तो उसने अपना सिर हिला दिया। शैडो विंग्स, मैना का उपयोग करके शैडो के 2 पंख बनाएं। जितना अधिक मैना आप पंखों पर इस्तेमाल करेंगे उतनी ही तेजी से आप उड़ पाएंगे। पंखों में एक बेहतरीन सुरक्षा कवच भी होता है और इन्हें हमले को कमज़ोर करने या रोकने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
उन पंखों का उपयोग ढाल के रूप में भी किया जा सकता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इन दोनों कौशलों को एक साथ मिलाया जा सकता है, इवान ने बड़बड़ाया और फिलहाल नहीं चुना। वर्तमान में वह केवल सी रैंक तक आगे बढ़ना चाहता था, वह बाद में कार्य पूरा करने के बाद कौशल को मर्ज करेगा। नहीं चुनने के बाद इवान ने अंतिम बेजोड़ रैंक शैडो कोर उठाया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इसे परिष्कृत करने के बाद उसने अपने प्राइम कोर की जांच की और पाया कि इसे सी रैंक तक पहुंचने से पहले बस थोड़ी और ऊर्जा की आवश्यकता है। मोनाक कोर की तरह ये प्राइम कोर भी उत्परिवर्तन के बाद स्नोलैक्स बन गया, इवान ने मुंह हिलाते हुए कहा और अपने शैडो स्टोरेज से कुछ और कोर निकाले। इस बार उसने अपने विंड मैनिपुलेशन और आइस चेन कौशल के कारण आइस और विंड कोर निकाले। इन कौशलों के होने के कारण वह आइस और विंड दोनों प्रकार के कोर की 50% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। एक शिकारी सामान्य रूप से कोर की 30% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास कोर के समान तत्व से संबंधित कोई कौशल है तो वह उससे 50% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। कोर निकालने के बाद इवान ने उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद इवान ने अपना चौथा कोर उठाया और अपने प्राइम कोर की जांच की। ये पर्याप्त होना चाहिए, उसने कहा और कोर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कोर को परिष्कृत करते समय आधे रास्ते में इवान ने महसूस किया कि उसके प्राइम कोर ने कोर से ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया है। आखिरकार इवान ने जल्दी से आधे परिष्कृत कोर को हटा दिया और अपने प्राइम कोर पर ध्यान केंद्रित किया। अगले ही सेकंड में उसके शरीर के आसपास का मैना उसकी ओर बढ़ने लगा और उसका प्राइम कोर सी रैंक की ओर बढ़ने लगा। जब आसपास के इलाकों से मैना उसके शरीर की ओर बढ़ने लगा तो इवान ने महसूस किया कि उसका दिल युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा है। इवान के सिर के ऊपर मैना भंवर बनने लगा क्योंकि उसके चारों ओर बहुत सारा मैना इकट्ठा हो गया था। किसी कारण से इवान बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके प्राइम कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद क्या होगा। एलिसिया, नेक्रोस और एक्लिप्स अपनी जगह से हिले बिना उत्सुक आंखों से सब कुछ देख रहे थे। क्या मुझे दूसरी क्लास मिलेगी? इवान ने सोचा, क्योंकि उसका प्राइम कोर भंवर से मैना को अवशोषित करना जारी रखता था। ये प्रक्रिया लगभग 3 मिनट तक चली, उसके बाद उसके सिर के ऊपर का भंवर गायब होने लगा। उसके प्राइम कोर की मैना अवशोषण दर भी धीमी हो गई और उसने महसूस किया कि उसके प्राइम को सी रैंक तक पहुंचने से रोकने वाली दीवार धीरे धीरे टूट रही है। 1 मिनट के बाद उसके सिर के ऊपर का भंवर पूरी तरह से गायब हो गया और उसके प्राइम कोर ने भी आसपास से मैना को अवशोषित करना बंद कर दिया। धमाका! अचानक उसके प्राइम कोर ने बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जारी की। ऊर्जा उसके शरीर के अंदर चली गई, उसे पोषण दिया और उसकी मैना क्षमता को बढ़ाया। उत्परिवर्तित होने के बाद हर बार जब उसका प्राइम कोर अगले रैंक पर आगे बढ़ता है तो यह इवान की शारीरिक शक्तियों को असाधारण रूप से बढ़ाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब उसके प्राइम कोर ने ऊर्जा जारी की तो इवान को लगा कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं शक्ति से भर गई हैं। उसकी मैना क्षमता भी बढ़ गई थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। यह एहसास सबसे अच्छा है, इवान ने जोर से कहा जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा से पोषित हो रहा है। उसे इतना सहज महसूस हुआ कि वह ये भी भूल गया कि उसका प्राइम कोर पहले ही सी रैंक तक पहुंच चुका है। एलिसिया और उसके दूसरे शैडो अनडेड ने भी सोचा कि वह सोने वाला है क्योंकि उसका चेहरा कितना सहज दिख रहा था। सौभाग्य से उसके सोने से पहले ही उसके सामने एक सूचना आ गई। आपका प्राइम कोर सी रैंक पर पहुंच गया है। इवान को जो नींद आ रही थी वह नोटिफिकेशन देखते ही गायब हो गई। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद वह कुछ देर तक इंतजार करता रहा, ये जानने के लिए कि अब क्या होगा, क्योंकि उसका प्राइम कोर सी रैंक पर है। कृपया अधिक जानकारी दें। इवान 1 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं होने पर जोर से कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कुछ और सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे मत बताओ कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक क्लास है, इवान ने कहा। उसे लगा कि यह स्क्रिप्ट पूरी तरह से गलत है। जैसे ही उसने ये कहा, आखिरकार उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया। आपने अपनी क्लास ए बोनमेंसा अनलॉक कर ली है। नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले ही इवान को लगा कि उसके सिर में बहुत ज़्यादा ज्ञान का प्रवाह होने लगा है। लेकिन जैसे ही ज्ञान उसके सिर में प्रवाहित होने लगा, उसके आसपास से एक अजीब सी ऊर्जा फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे उसे प्राप्त होने वाले ज्ञान का प्रवाह रुक गया। इवान के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि वह अपने शरीर को ढकने वाली एक अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो उसे प्राप्त हो रहे ज्ञान को रोक रही थी। क्या हो रहा है? इवान ने उलझन में बड़बड़ाया। उसने पहले प्राप्त अधिसूचना को देखा और एक भान उठाए। एबोनमेंसर, उसने कहा और इसके विवरण को देखा। एबोनमेंसर, एक एबोनमेंसर के रूप में आप एक जादूगर हैं जो छाया जादू की प्राचीन और निषिद्ध कलाओं में तल्लीन हैं। अब आपको छाया की जटिल प्रकृति की गहरी समझ है, जिससे आप गहन तरीकों से अंधेरे में हेरफेर और नियंत्रण कर सकते हैं। इवान विवरण पढ़ने के बाद उत्साहित महसूस कर रहा था। भले ही वह एबोनमेंसर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह बता सकता था कि यह वर्ग भी काफ़ी शक्तिशाली था।
क्या इसका मतलब है कि अब मेरे पास दो वर्ग हैं? इवान ने बड़बड़ाया और अपनी स्थिति विंडो खोलने की कोशिश की। लेकिन जब उसने इसे खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह किसी कारण से अपनी स्थिति विंडो नहीं खोल सकता। ये क्यों नहीं खुल रहा है? इवान ने अपनी स्टेटस विंडो को कुछ और बार खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी इसे खोलने में सक्षम नहीं था। क्या हो रहा है? इवान बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उलझन में महसूस करते हुए बोला। क्या यह इस अजीब ऊर्जा की वजह से है? इवान ने सोचा, उस अजीब ऊर्जा की जांच करते हुए जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। यह ऊर्जा क्या है, और वह कौन सा ज्ञान है जिससे यह ऊर्जा रोकने की कोशिश कर रही है? इवान ने अपने दिल में एक भयानक भावना को महसूस करते हुए बड़बड़ाया। उसने उस ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया कि ऊर्जा रुक रही थी और पाया कि यह वास्तव में एबोनमेंसा के बारे में ज्ञान था। इवान ने अपने शरीर को ढकने वाली ऊर्जा को हटाने के लिए अपने मन का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन जब इवान ने अपने मन का उपयोग करने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। मैं अपने मन का उपयोग नहीं कर सकता। इवान ने अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके शरीर को ढकने वाली ऊर्जा ने उसके मन को भी बंद कर दिया है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? अचानक इवान के सामने कुछ और नोटिफिकेशन आने लगे। आपके पास पहले से ही एक क्लास है, आप दूसरी क्लास नहीं ले सकते। ब्रह्मांड का नियम आपके अस्तित्व के कारण प्रतिक्रिया कर रहा है। जब इवान ने दूसरी नोटिफिकेशन पढ़ी तो किसी कारण से उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। अचानक उसे ढकने वाली ऊर्जा उसके शरीर के अंदर घुस गई और इवान ने पाया कि वह अब और हिल नहीं सकता। मास्टर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एलिसिया, नेक्रोस और एक्लिप्स तुरंत उसकी ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, इवान के शरीर से वही अजीब ऊर्जा फूट पड़ी और एलिसिया और अन्य लोगों को उड़ाकर हॉल रूम के दूसरे छोर पर ले गई। नेक्रो का आधा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। एलिसिया की एक भुजा गायब हो गई, जबकि एक्लिप्स ने ऊर्जा से उड़ जाने के बाद अपने दो पैर खो दिए। इवान ने अपना मुंह हिलाने की कोशिश की ताकि वे उससे दूर रहें, लेकिन पाया कि वह अपना मुंह भी नहीं हिला सकता। इवान को यह महसूस होने लगा कि कुछ भयानक होने वाला है। और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक और सूचना चमकी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। ब्रह्मांड के नियम से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उसे अपने कटोरे से मारो। राक्षस स्वर्ग कालकोठरी के बाहर 60 के दशक के उत्तरार्ध में वह आदमी जो पहले इवान को रोकने की कोशिश कर रहा था, मूंगफली चबाते हुए चिल्लाया। आदमी की निगाह उसके फ़ोन स्क्रीन पर टिकी थी और वह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बैगर एंड द बीस्ट देख रहा था। इस समय बैगर जानवर से लड़ रहा था और एक वफादार प्रशंसक की तरह बूढ़ा आदमी बैगर का उत्साहवर्धन कर रहा था और उसे अपने सिक्कों से भरे कटोरे से जानवर को मारने के लिए कह रहा था। क्रैकल क्रैकल। इस समय राक्षस स्वर्ग कालकोठरी के ऊपर का आकाश अंधेरा और उदास होने लगा। बूढ़े ने अपनी नज़र फ़ोन से हटाए और आसमान की ओर देखा। कालकोठरी के ऊपर अजीब काले बादलों को बनते देखकर उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। फिर आदमी ने अचानक अपने स्टोरेज रिंग से एक बड़ा छाता निकाला। उसने छाता खोला और उसे अपनी कुर्सी के पास रख दिया। छाता लगाने के बाद बूढ़े आदमी ने एक बार फिर बैठने से पहले एक पल के लिए खुद की प्रशंसा की और फिर देखना जारी रखा। फिल्म। यहाँ तक कि स्वर्ग भी बूढ़े आदमी को बैगर और द बीस्ट देखने से नहीं रोक सकता। अगर स्वर्ग उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह बस एक छतरी लगा देगा। राक्षस स्वर्ग कालकोठरी के ऊपर काला बादल फैलता जा रहा है और 1 मिनट से भी कम समय में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। चटक। इस समय अंधेरे उदास बादलों में बिजली की एक चमक चमकी, लेकिन सामान्य बैंगनी रोशनी के विपरीत ये चमक सुनहरे रंग की थी। फिल्म देख रहे बूढ़े व्यक्ति को जब सुनहरी बिजली चमकी तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन एस्टाट सिटी के अंदर कई लोग थे जिन्होंने बादल के अंदर उस सुनहरी रोशनी के चमकते ही अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। सेबेस्टियन ने राक्षस स्वर्ग कालकोठरी की दिशा में देखा। उसके हाथ जो कुछ कागज पकड़े हुए थे काम रहे थे, उसकी बैंगनी आंखें भय से भरी हुई थीं और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। यह क्या बकवास है? सेबेस्टियन अंदर ही अंदर रोया क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या डार्क गिल्ड ने शहर पर वैसा ही हमला किया है जैसा उन्होंने नेफ्लियम शहर में किया था? ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है, सेबेस्टियन खड़ा हुआ और खिड़की से कमरे से बाहर निकलकर मॉन्स्टर पैराडाइज डिंगोन की ओर उड़ गया। सेबेस्टियन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा महसूस कर रहा था। एस्टाट अकादमी के अंदर एक बूढ़ा आदमी जो लगभग 80 साल का लग रहा था, वह भी पसीने से लथपथ मॉन्स्टर पैराडाइज डिंगोन की ओर देख रहा था। उसकी भूरी आंखें खौफ से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। बूढ़ा आदमी एस्टाट अकादमी का प्रिंसिपल नाथन था और एक एस रैंक का शिकारी था। सेबेस्टियन की तरह नाथन भी अकादमी से बाहर निकलकर मॉन्स्टर पैराडाइज डिंगोन की ओर उड़ गया। सेबेस्टियन और नाथन की तरह लंबे लाल बालों और लाल आंखों वाली एक महिला भी मॉन्स्टर पैराडाइज डिंगोन की ओर उड़ गई। महिला लगभग 30 साल की लग रही थी और सेबेस्टियन और नाथन की तरह वह भी एक एस रैंक की शिकारी थी।
महिला रेवन ब्लैक गिल्ड की गिल्ड मास्टर थी। यह एक गोल्ड रैंक गिल्ड है और एस्टार्ट सिटी में इसका प्रभाव सिल्वर स्टार गिल्ड से ठीक नीचे है। भले ही वे मॉन्स्टर पैराडाइज डेंगॉन से काफ़ी दूर थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मॉन्स्टर पैराडाइज डेंगॉन के पास पहुंचने वाला नाथन पहला व्यक्ति था। वहां पहुंचने के बाद जब उसने मॉन्स्टर पैराडाइज डेंगॉन के ऊपर काले उदास बादल को देखा तो उसकी सहज प्रवृत्ति ने पहले कभी नहीं देखी गई तरह से दहाड़ लगाई और उसे बादल से दूर रहने की चेतावनी दी। आखिर यह काला बादल क्या है? नाथन ने दूर से काले बादल को देखते हुए बुदबुदाया। जल्द ही सेबस्टियन भी वहां पहुंच गया और वह भी काले बादल को देखकर चौंक गया। क्या आपको लगता है कि कोई एस्टार्ट सिटी को निशाना बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे नेफ्लियम सिटी में हुआ था? सेबस्टियन ने वहां पहुंचने के तुरंत बाद नाथन से पूछा। उसे देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले से ही उसे वहां देखने की उम्मीद थी। सेबस्टियन की बात सुनकर नाथन ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं इन बादलों से किसी भी तरह के मान उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए यह निश्चित रूप से एक कौशल नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है, नाथन ने कहा। ये किस तरह की प्राकृतिक घटना है जिसे देखकर मेरी आत्मा भी कांप उठती है? सेबेस्टियन ने उदास काले बादलों को देखते हुए पूछा। नाथन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने भी 100 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रहने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं देखा था। वूश! इस समय एक लाल रोशनी चमकी और लंबे लाल बालों और लाल आंखों वाली महिला भी नाथन और सेबेस्टियन के बगल में दिखाई दी। जब महिला ने काले बादल को देखा तो वह भी चौंक गई। वह नाथन और सेबेस्टियन से पूछने ही वाली थी कि यह काला बादल क्या है, तभी काले बादल में से एक और सुनहरी बिजली चमकी। कड़क! नाथन और अन्य लोगों ने सुनहरी बिजली को देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की और ऐसा डर महसूस किया जो उनकी आत्मा की गहराई से आया था। वह बिजली, मार्गरेट, लाल बालों वाली महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा। सेबेस्टियन और नाथन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे भी समान रूप से सदमे में थे। भले ही उन्होंने उस बिजली को सिर्फ एक पल के लिए देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर वे उस सुनहरी बिजली को छूने की कोशिश करेंगे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्रैकल 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 क्रैकल! एक बिजली की चाप को देखने के बाद वे तीनों अभी भी सदमे में थे, लेकिन अचानक काले बादल के अंदर दसियों सुनहरी बिजली की चाप चमकने लगीं। बिजली की दसियों सुनहरी चमक देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जल्दी करो, यहां से दूर हटो, नाथन ने दसियों सुनहरी बिजली की चाप देखकर चिल्लाया। नाथन की बात सुनकर सेबेस्टियन और मार्गरेट दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उन तीनों ने तुरंत अपने और बादल के बीच और दूरी बना ली। क्रैकल! जैसे ही वे पीछे हटे, एक विशाल सुनहरी बिजली की चाप बादल से निकली, जिसने आकाश को सुनहरे रंग से प्रकाशित कर दिया और सीधे राक्षस स्वर कालकोठरी के द्वार की ओर बढ़ गई। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्या बकवास है! इवान ने अधिसूचना देखने के बाद पहले कभी न देखी गई तरह की संकट की भावना को महसूस करते हुए अंदर से चिल्लाया। अचानक उसने बॉस रूम के अंदर एक अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया जो पोर्टल के माध्यम से आया था, जो पहले मिनोटॉर को मारने के बाद दिखाई दिया था। भले ही वह कालकोठरी के अंदर था, इवान को लग रहा था कि कालकोठरी के बाहर कुछ भयानक हो रहा था। क्रैकल! इस समय उदास काले बादल में सुनहरी बिजली चमक उठी। जैसे ही सुनहरी बिजली चमकी, इवान के शरीर के अंदर पहले से मौजूद अजीब ऊर्जा और भी अधिक सक्रिय हो गई। लानत है! इवान ने शाप दिया जब वह उस अजीब ऊर्जा के कारण पलक भी नहीं झपका पा रहा था जो उसे रोक रही थी। उसने अपने शरीर को स्कैन किया और देखा कि उसका सम्राट कोर भी अजीब ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित था। उसने अपनी छाया ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अपने मन की तरह वह अपनी छाया ऊर्जा का भी उपयोग नहीं कर सकता। अचानक अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि एलिसिया, नेक्रोस और एक्लिप्स एक बार फिर उसकी ओर आ रहे थे। नेक्रोस और एक्लिप्स अपने आधे नष्ट शरीर को उसकी ओर खींच रहे थे, जबकि एलिसिया का नष्ट हाथ पहले से ही पुनर्जीवित हो रहा था। बेवकूफों, यहाँ मत आओ, इवान अपने मन में चिल्लाया। उसे यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि अगर उसकी छाया मरे हुए इस अजीब ऊर्जा से नष्ट हो गए तो वह उन्हें वापस नहीं बुला पाएगा। लेकिन चूंकि अजीब ऊर्जा उसे रोक रही थी, इसलिए वह उन्हें रोक नहीं पाया। चटक! इस समय इवान ने बिजली की आवाज़ सुनी। उसे नहीं पता था कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन उसका दिल तुरंत डूब गया और आसम क़यामत की भावना ने उसे घेर लिया। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। जैसे जैसे उसकी धड़कन बढ़ने लगी, उसका सम्राट कोर जो उसके दिल के अंदर स्थित था धीरे धीरे घूमने लगा। उसके कोर के अंदर की छाया ऊर्जा मथने लगी। अचानक इवान को लगा कि उसके शरीर पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हैं। उसकी आंखों का सफ़ेद भाग काला हो गया और उसके चारों ओर एक काली आभा दिखाई देने लगी। धमाका! छाया ऊर्जा उसके सम्राट कोर से फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। उसकी छाया ऊर्जा ने उसके शरीर से अजीब ऊर्जा को बाहर धकेल दिया और इवान एक बार फिर चलने में सक्षम हो गया। हालांकि अधिकांश अजीब ऊर्जा उसके शरीर से बाहर धकेल दी गई थी, इवान ने देखा कि उसके शरीर के अंदर अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई थी और यह ऊर्जा उसके एबोनमेंसर वर्ग के ज्ञान को रोक रही थी।
लेकिन इवान को अभी इसकी परवाह नहीं थी। एक बार फिर से चलने में सक्षम होने के बाद उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए और उसने तुरंत पीछे मुड़कर एलिसिया और अन्य लोगों को अपने पास आने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने महसूस किया कि संकट की भावना 100 गुना बढ़ गई है। इवान ने सहज रूप से छाया ऊर्जा का उपयोग करके टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल को सक्रिय किया। उसकी आंखों में सब कुछ बहुत धीमा हो गया और उसने देखा कि बॉस रूम में मौजूद पोर्टल टिमटिमाने लगा है। चटक, अगले ही पल पोर्टल से एक सुनहरी बिजली का बोल्ट निकला जो सीधे उसकी दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही पोर्टल से बिजली का सुनहरा बोल्ट निकला, इवान की सहज प्रवृत्ति पहले कभी नहीं देखी गई तरह से दहाड़ उठी। सुनहरी बिजली को देखने के बाद उसके दिमाग में जो पहला विचार आया वह था वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। लेकिन भले ही उसे डर लग रहा था, इवान जानता था कि बिजली से तेज भागने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा एलिसिया और उसकी दूसरी छाया मरे हुए लोग जो उसकी ओर आ रहे थे, वे भी सुनहरी रोशनी के रास्ते में थे। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन सुनहरी रोशनी को देखकर उसे लग रहा था कि अगर उसकी छाया मरे हुए लोग इस सुनहरी बिजली से नष्ट हो गए तो वह उन्हें फिर से नहीं बुला पाएगा। ऐसा लग सकता है कि इवान इन सब बातों के बारे में सोचने में समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन वास्तव में टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल को सक्रिय किए हुए एक सेकंड भी नहीं बीता था। उसने कौशल को सक्रिय करने के लिए छाया ऊर्जा का उपयोग किया। यही कारण है कि उसका दिमाग उस समय बहुत सक्रिय था। उसने तुरंत अपने दिमाग में सभी चीज़ों की गणना की और यह महसूस करने के बाद कि वह अपनी छाया मरे हुओं को खो सकता है, उसने एक पल में निर्णय लिया। छाया ऊर्जा उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। वह जिस जगह पर खड़ा था वहां से गायब हो गया और अगले ही पल एलिसिया और अन्य लोग उस जगह से उड़ गए जहां वे खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें फेंक दिया हो। इवान उस जगह पर दिखाई दिया जहां वे खड़े थे। उसके शरीर से छाया ऊर्जा फूट पड़ी और उसने आने वाली सुनहरी बिजली की ओर मुक्का मारा। उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा हुई छाया ऊर्जा मुट्ठी के बल में बदल गई और काली रोशनी की किरण की तरह आगे बढ़ी। छाया ऊर्जा के पीछे की शक्ति इतनी महान थी कि कालकोठरी का स्थान भी इसे संभालने में सक्षम नहीं था और बॉस रूम के अंदर कुछ छोटी छोटी दरारें दिखाई दीं। छाया ऊर्जा का चरम स्तर तक उपयोग करने के बाद इवान को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। अपनी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति के बावजूद भी उसका शरीर छाया ऊर्जा की शक्तिशाली शक्ति को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन इवान ने अपने दर्द को अनदेखा किया और छाया ऊर्जा के 2 और मुट्ठी बल को भेजते हुए 2 और बार मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। छाया ऊर्जा द्वारा जारी शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव के कारण बॉस रूम हिलने लगा। इवान ने गंभीर आंखों से देखा कि काली ऊर्जा सुनहरी रोशनी से टकरा रही थी। वह सोच रहा था कि जब उसकी छाया ऊर्जा सुनहरी रोशनी से टकराएगी तो कोई जोरदार विस्फोट या कुछ और होगा। लेकिन जब दोनों टकराए तो परिणाम ने उसे चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लेने पर मजबूर कर दिया। असंभव, इवान चिल्लाया जब उसने देखा कि उसकी छाया ऊर्जा मुट्ठी बल सुनहरी बिजली के संपर्क में आने पर तुरंत गायब हो गई। सुनहरी बिजली का चाप आगे बढ़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, और जब वह अन्य 2 मुट्ठी बलों के संपर्क में आया तो वे भी पहले वाले की तरह गायब हो गए। इवान गोल्डन लाइटनिंग आग को चकमा देने के लिए अपनी स्थिति से दूर जाना चाहता था, लेकिन छाया ऊर्जा का चरम स्तर तक उपयोग करने के बाद उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। गोल्डन लाइटनिंग आग तुरंत उसके सामने पहुंच गया। आखिरी सेकंड में इवान ने अपने नए प्राप्त कौशल शैडो श्राउड और शैडो विंग्स का उपयोग करके उसके सामने एक ढाल बनाई। लेकिन गोल्डन लाइटनिंग आग के सामने शैडो श्राउड और दिखाए गए पंखों से बनी ढाल एक कागज की तरह थी। इवान ने देखा कि उसने जो ढाल बनाई थी वह तुरंत नष्ट हो गई, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, गोल्डन लाइटनिंग ने उसे मारा।